हमने जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स। अच्छा, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड उस टाइम पे जो अवेलेबल थे, जैसे कि आप सिट्रिक एसिड ले लो, ऑक्जेलिक एसिड ले लो। ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड जो भी बोलना चाहो, COH, COH एंड COH। लेमन में होता है। टार्टरिक एसिड देखो, COH सिंगल बॉन्ड, CHOH, CHOH और CH2 सॉरी COH। ये आपका टार्टरिक एसिड है। टार्टरिक एसिड किस में मिलता है? टेमरिन। अच्छा, सिट्रिक एसिड में यहाँ पर 1 2 3 4 CH2 COH होता है बेटा। टार्टरिक एसिड जो है वो ग्रेप्स में भी मिलता है। ग्रेप्स में मिलता है। सिट्रिक एसिड लेमन में हो गया और ये ग्रेप्स में। और आपने लैक्टिक एसिड सुना है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CHOH COH। ये कर्ड में, मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। इस तरीके से अधिकतर कंपाउंड्स जो है वो एनिमल और प्लांट से मिलते हैं, ऐसा बर्जीलियस ने कहा था। और इस थ्योरी को चैलेंज करने वाला कई साल तक, मतलब लगभग हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स तक कोई करने वाला, इस थ्योरी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था, समझे। बट उसके बाद ओलर का नाम सुना होगा? सुना बच्चों? यस सर। ओहो, किसने सुना है? क्या किया था उन्होंने? यूरिया बनाया था सर। यूरिया बनाया सर लैब में। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद ओलर ने लैब में यूरिया बनाया, किससे? CO2 गैस प्लस अमोनिया। ठीक है, पहले बना NH4 NCO, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट, और ये रीअरेंज होकर के बन गया NH2 CO NH2 यूरिया। वैसे आपको दिख रहा होगा कि मैं अगर अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल ले लूँ तो H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा। अब मुझे बताओ कि CO2 और अमोनिया ये कैसे कंपाउंड है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो फर्स्ट टाइम, अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ये हाइपोथेसिस थी कि ये केवल एनिमल और प्लांट से मिल सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है यार ये?
इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो लैब में बनते हैं। पहले ये मतलब डेफिनेशन थी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लैब, और मतलब इनको जो है ह्यूमन बना सकते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरल होते हैं। सर ये अमोनियम साइनाइड के आगे वाला पॉइंट रिपीट कर दो। मैंने बोला कि अमोनियम साइनाइड रीअरेंज होकर के यूरिया बनाता है। ये NH4NCO को बोलते हैं अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। तो CO2 गैस प्लस 2NH3 से अमोनियम साइनेट बनता है। इसको या तो आप डायरेक्टली समझ लो कि देखो ध्यान से, अगर मैं CO2 कैसे लिखता हूँ ना, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ये अमोनिया हो गई आपकी H NH2H और NH2H, है ना। और यहाँ से क्या निकल के देखो, वाटर। तो क्या बचा, NH2NH2CO। तो इस तरीके से ये यूरिया बन गई आपकी। तो इसमें क्या है, दे आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हो गए। तो इसके बाद ये क्वेश्चन हुआ कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फिर क्या डेफिनेशन है। देखो इनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द सब्सटेंस विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल प्लांट्स। कई साल के बाद इनकी थ्योरी को चैलेंज किया जॉन ओलर ने, JOHN, जॉन ओलर ने, और उन्होंने यूरिया बना दिया लैब में। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे अभी कुछ बच्चों ने बताया था मुझे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बड़ी सिंपल डेफिनेशन है समझने के लिए कि आप इलेवेंथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूनिट पढ़ते हो उसका नाम है हाइड्रोकार्बन, और 12th में जो पढ़ते हो वो हाइड्रोकार्बन के सारे डेरिवेटिव पढ़ते हो। जैसे आपने सुना है एल्कोहल, हेलो एल्केन्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे नाम सुने हैं, ये सारे फंक्शनल ग्रुप सुने हैं आप लोगों ने, यस या नो? यस सर। यस सर। तो ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये सारे फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव ही तो हैं। अब देखो हाइड्रोकार्बन को आप 3 फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हो। हाइड्रोकार्बन को 3 फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हो, CnH2n+2 से, और CnH2n से, और CnH2n-2 से। इसे आप लोग सैचुरेट हाइड्रोकार्बन बोलते हो, और इसे हम एल्केन भी कहते हैं। और ये दोनों क्या है, अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन, इसका नाम एल्कीन बोलते हो आप लोग, और इसका नाम क्या बोलते हो जनरली, एल्काइन। हाँ ठीक है। तो इस तरीके से ये हाइड्रोकार्बन है। अब अगर आप एल्केन को ही देखो, CnH2n+2 में से अगर मैं एक H को कम कर दूं, ठीक है, तो ये बनता है CnH2n+1 डैश। इसे आप एल्काइल बोलते हो, दिस इज एल्केन, दिस इज अल्काइल, ठीक है। और इस अल्काइल में मैं जो डैश आपने छोड़ा है, डैश का मतलब क्या है, एक वैलेंसी कम होगी बिकॉज यू हैव रिमूव्ड 1 हाइड्रोजन, और इस एक वैलेंसी के प्लेस पर कोई आप फंक्शनल ग्रुप G ऐड कर दो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n+1G। G सम फंक्शनल ग्रुप है जहाँ पे G की वैल्यू क्या हो सकती है, दिस G में बी अल्कोहल, दिस G में बी ईथर, सब आगे पढ़ना है, दिस G में बी एल्डिहाइड, दिस G में बी कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड सो ऑन। ये कीटोन, एस्टर, अमाइंस, बहुत सारे ग्रुप ये हो सकते हैं। तो ये क्या था आपका हाइड्रोकार्बन, और ये क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। अगर हाइड्रोकार्बन में H को हटा करके कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं बच्चों, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो जितने भी आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हो, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये सब हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओलर्स
दैट सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। और यही आपको हमेशा 11th-12th में या कभी भी हायर क्लास में अगर स्टडी करनी है तो बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही स्टडी करना होता है, हाइड्रोकार्बन्स को और उसके डेरिवेटिव्स को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, और इट्स डेरिवेटिव को ही आप लोग कार्बन कंपाउंड्स बोल देते हो, ठीक है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू वोलर्स था। अब जब स्टार्ट हमें करना है तो हम स्टार्ट में, आप देखो आपने 10th में पढ़ा होगा तब भी हम आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले IUPAC और आइसोमेरिज्म इससे जो है इससे स्टार्ट किया होगा। तो हम यहाँ पर बहुत ही बहुत ही अच्छे तरीके से आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं किया है, यहाँ पे आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा हमें करना है और रिएक्शंस तो कम ही है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे IUPAC नेम और फिर आइसोमेरिज्म को काफ़ी डिटेल से करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें इंट्रोडक्शन में जो करना है दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। अब देखो ये अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और जो भी बातें बताई जाए उनको बहुत अच्छे से सब लोग नोट्स बनाएंगे। देखो सतीश, सतीश, अभी ज्वाइन तक किया था इसने, चलो कोई बात नहीं। तो अच्छा देखो छोटी छोटी बातें देखो, फिर हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। अगर बच्चों ऐसे कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा होता है C4H10O, है ना, ऐसे लिखा होता है C7, कुछ भी लिख दिया C7H8O, इस तरह लिख दिया C5H10O, C4H9Cl, ऐसे लिख दिया। कैसे हम चेक करें कि ये फॉर्मूले सही हैं, कैसे हम चेक करें कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें क्या बन सकता है। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो बताया जा रहा है बताऊंगा वही सबसे लास्ट में भी इम्पॉर्टेंट होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आने लगती है जो एक मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना सीख जाए, समझो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यही है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है तो उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई डबल बॉन्ड है कि नहीं है, उसमें सिंगल बॉन्ड बनाने हैं केवल, या डबल बॉन्ड सा ट्रिपल बॉन्ड भी बनाने हैं, या उसका रिंग स्ट्रक्चर बनाना है। इस तरीके से पहले पहचानना आना चाहिए। देखो तो इस चीज़ को पता करने के लिए एक कंसेप्ट होता है DU का। DU का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या बच्चों मतलब होता है इसका? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में NCERT में एक लाइन में लिख रखा है, वो लाइन आपको शायद मिलेगी नहीं क्योंकि अगर एक लाइन पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई वेदर द कंपाउंड में बी साइक्लिक और इट मे हैव डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स, लाइक दैट, है ना। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फार्मूला भी होता है, जब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो तो फार्मूला लगा देते हैं। वैसे आपको ये पता है कि अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 को बिलोंग कर जाए तो समझ लो कि उसमें केवल कौन से बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होंगे और उसका केवल ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है ना, एल्केन का। यस सर। हाँ यस सर। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखो क्या होती है बच्चों, समझना ध्यान से। किसी
कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने H2 ऐड किए जाएं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड किए जाएं, जिससे कि वो CnH2n+2 को बिलोंग कर जाए या इसके डेरिवेटिव को बिलोंग कर जाए, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। लेट मी टेल यू कि कभी भी कोई आपसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा। जैसे कि कभी ये क्वेश्चन नहीं आता है कि व्हाट आर द रूल्स टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, ये क्वेश्चन कभी आता है, कभी नहीं आता, समझे। उसी तरीके से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक एप्लीकेशन है कि भाई ऐसे अप्लाई करना है इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिससे कि और थोड़ा सा अच्छे से हो जाए ऑर्गेनिक। तो ये क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एडेड in an unsaturated hydrocarbons या in an unsaturated compound to make it saturate compound, हाँ saturate compound, और to make it to belong to formula CnH2n+2। ठीक है, तो ये क्या होता है, मैं फिर से लिखता हूँ, unsaturated compound प्लस NH2, n मोल्स ऑफ H2 ऐड कर दिया और ये बन गया बच्चों सैचुरेट कंपाउंड, है ना, सैचुरेट कंपाउंड। ठीक है, जहाँ पर जो n है दैट इज n इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यहाँ पे n क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कितने n की वैल्यू आपने ऐड की है। ठीक है, जैसे अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 हूँ करता हूँ, तो ये रिएक्शन पढ़ी आपने निकल के प्रेजेंस में, इसमें H2 ऐड करें तो बनता है CH3 और जो CH3 है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H6। क्यों बच्चों, C2H6 है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। Yes, sir. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 है और C2H6 जो है वो CnH2n+2 को बिलोंग कर रहा है। देखो तो इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है फिर, 1, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी थी, 1, एक H2 ऐड किया आपने, है ना। इसी तरीके से अगर मैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लूं और इसमें H2 को ऐड करूं, तो बताओ इसमें कितने H2 ऐड करते हैं, 2। अगर मैं एक H2 केवल ऐड करूंगा तो ये डबल बॉन्ड तक आएगा और फिर एक H2 ऐड करूंगा। सी मैं निकल के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ कि आप ये कहने लगो कि सर निकल के प्रेजेंस में 300 डिग्री टेम्परेचर इसका होता है, वो अभी मैं कर नहीं रहा हूँ। तो मैं तो अभी आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझा रहा हूँ केवल H2 ऐड करने के लिए। तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो बताओ इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने H2 ऐड हुए हैं, 2। तो इस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है, 2। n की वैल्यू 2 है तो इसकी DU कितनी हो गई, 2, और इसकी DU भी क्या देखी आपने, 1। तो एक लैंग्वेज में यहाँ बोलूँगा कि क्या ट्रिपल बॉन्ड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमेशा 2 होती है, बोल सकता हूँ। Yes. और डबल बॉन्ड की डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमेशा 1 होती है। ठीक है, Yes. जो ये मॉलिक्यूल दिए हैं इनमें कैसे निकालेंगे अभी मैं बताता हूँ आपको। पहले से कंसेप्ट देखो कैसे जनरेट होता है। अब देखो ध्यान से, मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। अब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं दिखते हैं उसे हम कौन सा फार्मूला बोलते हैं, उसे बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर। इसे कार्बन को 2 तरीके लिए, कंडेंस फार्मूला और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो जब कार्बन के बॉन्ड ऐसे ना दिखे, इस तरह से दिखे, तो इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, बॉन्ड लाइन। ठीक है, दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। नाउ मैं पूछूं कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C3H6। हाँ, जितने ये शार्प पॉइंट होते हैं उतने तो कार्बन नंबर होता है, तो ये C3 है। और फिर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हैं, सभी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। देखो ठीक है, कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने होते हैं, 4। कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होती है हमेशा, 4। कार्बन के बॉन्ड टोटल, हाँ कार्बन के बॉन्ड टोटल 4 मिलेंगे, तो सभी कार्बन के 4 बॉन्ड है, तो ये C3H6 हो गया बच्चों।
अब C3H6 है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऑल्दो इस स्ट्रक्चर में कोई भी डबल बॉन्ड दिख रहा था क्या आपको? नो सर। नहीं। No, sir. बट इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। जीरो नहीं है। वेरी गुड। इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जीरो नहीं है बिकॉज इसमें अभी एक H2 ऐड किया जा सकता है। तो एक H2 अगर ऐड करोगे तो बन जाएगा C3H8। अब देखो कैसे पता चला एक H2 ऐड कर सकते हैं। वो ऐसे पता चला कि हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारा एल्केन से कंपेयर करके CnH2n+2 होता है। अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 पुट करूं तो इट विल बी CH4, n की वैल्यू 2 पुट करूं इट विल बी C2H6, n की वैल्यू 3 पुट करूं इट विल बी C3H8। तो 3 कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन होता है दैट इज C3H8 और यहाँ पे C3H6 था। और यहाँ पर n = 4 करूँ तो C4H10 आएगा, C4H10 आएगा, सॉरी। अब ध्यान देना, तो मैं बोलूँ कि इस कंपाउंड की DU कितनी थी? 1। ऑल्दो इसमें डबल बॉन्ड नहीं है बट इसकी DU 1 है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन केवल यही नहीं बताता है कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड है कि नहीं, वो ये भी बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं। अभी ये बात आपको और क्लियर हो जाएगी। कुछ एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। जैसे मैं आपसे पहले पूछूं कि इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। लेट फर्स्ट यू टेल मी कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8. C4H8। और C4H8 को सैचुरेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए था? C4H10। तो इसमें आप H2 ऐड करोगे देन इट विल बी C4H10। तो इस कंपाउंड की DU कितनी है बच्चों? 1। 1. अब ये क्वेश्चन और देखना, फिर आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H10. C5H10। वेरी गुड, दिस इज C5H10। और C अगर 5 कार्बन का एल्केन बनाना है तो क्या बनना चाहिए? C5H12. हाँ, C5H12। तो क्या इसमें एक H2 अभी ऐड हो सकता है? तो इसकी DU कितनी हो जाएगी? 1। 1. अब ध्यान सुनो, ध्यान से, मैं इसको याद नहीं करा रहा हूँ आपको। हर एक साइक्लिक कंपाउंड में जिसमें डबल बॉन्ड ना हो उसकी DU 1 होती है। कोई भी साइक्लिक कंपाउंड ले लो, उसकी DU 1 होती है अगर उसमें एक साइक्लिक है तो। क्या इस बात से सभी लोग एग्री कर रहे हैं? Yes, sir. अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कंपाउंड की DU क्या है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या बता दोगे इसकी DU क्या है? 1. 1। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑल्दो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 आएगा और इसका एल्केन होने के लिए एक H2 ऐड करना पड़ेगा तो C6H14 हो जाएगा। तो इसकी DU 1 है। अब जल्दी से मुझे एक बात बताओ, और इस बात में कहीं कोई याद करने वाली बात नहीं है। आई होप कि ये समझ गए होगे। और बिल्कुल स्टार्टिंग अभी हम ऑर्गेनिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हम पहले दिन से कर रहे हो। एक एक वर्ड ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। IUPAC तो ठीक है, IUPAC तो सबका इंटरेस्ट होता है, लेकिन बाकी चीज़ें में जो ऑर्गेनिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे बताओ कि एक डबल बॉन्ड की DU 1 होती है, इससे सभी लोग एग्री हैं इस बात से? Yes, sir. Yes. और एक ट्रिपल बॉन्ड की DU 2 होती है, इससे सभी लोग एग्री हैं? Yes, sir. और एक साइक्लिक की DU 1 होती है, इससे सभी लोग एग्री हैं? Yes, sir. नाउ ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब बार बार आपको ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये सब काउंट करने की जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर आ जाता है। और ये लर्निंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर इसकी DU 1 है बच्चों तो मुझे जरा मुझे बताना कि इस कंपाउंड की DU कितनी है? 2। दो साइक्लिक है तो 2 है। क्या मैं बार बार इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म निकालूंगा? अगर बहुत सारे बड़ा स्ट्रक्चर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए इसकी DU डायरेक्टली क्या आ गई? 2। और जब दो रिंग एटलीस्ट 2 कार्बन से जुड़ी हों
तो उसे हम बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। सिर्फ इंट्रोडक्शन में और कुछ नहीं करना है, बाईसाइक्लो हमारे उसमें नहीं है, आल्दो मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत। बाईसाइक्लो कंपाउंड, देखो नाम बच्चों बाईसाइक्लो कंपाउंड, दो साइकिल है ना, बट दो साइकिल दो रिंग से जुड़ी होनी चाहिए। अगर दो रिंग जो है एक ही कार्बन जुड़ी हो, बस देखो अगर दो रिंग एक ही कार्बन जुड़ी होती हैं, एक ही कार्बन से, किसी में भी देख लो, अगर मान लो ये मैंने 4 में रिंग ले ली और यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कितनी रिंग है बच्चों? 2 रिंग है ना, यस सर। यहाँ पे 2 रिंग है, लेकिन दोनों रिंग कितने कार्बन जुड़ी होती हैं? एक One. सिंगल कार्बन से, एक सिंगल कार्बन जुड़े होते हैं, तो उसे बोलते हैं स्पीरो कंपाउंड। केवल बच्चों इंट्रोडक्शन के लिए, इन सब चीज़ों में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है पढ़ने के ऑर्गेनिक में। स्पीरो कंपाउंड ये ऐसे आ गया, और ये बाईसाइक्लो था। लेकिन अभी हम लोग डी यू पढ़ रहे हैं, तो डी यू पे फोकस करते हैं, ठीक है। चलो अब जरा मुझे बताना जल्दी से, इस कंपाउंड की डी यू एक थी, बताओ जरा मुझे इस कंपाउंड की डी यू क्या है? 2. दो 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 हाँ, रिंग होने की डी यू एक है और डबल बॉन्ड की डी यू भी एक है, तो टोटल डी यू कितनी हो गई इसकी? 2। जरा मुझे बताओ इसकी डी यू कितनी है? 3. तीन 3। और इस कंपाउंड की डी यू कितनी है? फोर 4। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है बच्चों? Benzene. बेंजीन डी यू, हाँ डी यू, बेंजीन इसकी डी यू जो है वो 4 है, बेंजीन की डी यू 4 होती है, ठीक है। इसको निकाल सकते हैं आराम से, हर एक रिंग की डी यू एक, डबल बॉन्ड की डी यू एक, ट्रिपल बॉन्ड की डी यू 2। अब देखो, अब अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल आ जाए, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो आप डी यू निकालने का ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये हम लोगों को सिखाया गया था आईटी में। डी यू इक्वल टू C+1। जब बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करना होता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए फॉर्मूला होता है डी यू इक्वल टू C+1 माइनस M माइनस टी डिवाइड बाई 2। देखो यहाँ पे C, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में C क्या होगा? कार्बन। तो C यहाँ पे होता है, C यहाँ पे होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बच्चों C क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और पता है यहाँ पर M क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। देखो मोनोवैलेंट एटम्स दो दो हैं, एक जिनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स है और एक जिनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। एक जिसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन और जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, वो दोनों मोनोवैलेंट में आते हैं। जिसको एक, जो एक डोनेट कर सकता है या जो एक गेन करता है। जैसे हाइड्रोजन किस में आएगा? मोनोवैलेंट में आएगा। यस सोडियम पोटेशियम ये मोनोवैलेंट में आएंगे बच्चों। यस हाँ, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी मोनोवैलेंट में आएंगे, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 हैलोजेंस। 7। हाँ, तो ये सारे मोनोवैलेंट में आते हैं। और यहाँ पे टी है, अब अगर ये मोनोवैलेंट है तो ये क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ, डाइवैलेंट अरे टी फॉर ट्राइवैलेंट होगा, डाइवैलेंट के लिए डी ना होता।
सो यहाँ पे टी है नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम्स, ठीक है, ये यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम्स है। जैसे अगर आपको C4H11N आपको पता करना हो कि इस कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने यहाँ पर 4 हैं, Du इक्वल टू 4 है, उसमें +1 कर दिया माइनस। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं इस मॉलिक्यूल में 11 माइनस। ट्राईवैलेंट एटम कितने हैं 1 1। नाइट्रोजन इज अ ट्राईवैलेंट एटम डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा आंसर बताइए 0, ठीक है। अब देखो सब क्वेश्चन में आ गया ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 क्या बताता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 ये बताता है कि मॉलिक्यूल्स का कभी रिंग स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। देखो अभी आपने क्या सीखा था कि किसी कंपाउंड के किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला में साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है कि नहीं बनाना है, वो डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूलर फार्मूला की डी क्या है। अगर मान लो किसी कंपाउंड को साइक्लिक होना है, अब मैंने ऐसे आपको दे दिया कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला कि C6H14 है और मैंने कहा कि इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ, तो क्या जवाब दोगे आप 0, नहीं बोलोगे 0, यस सर। क्योंकि देखो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने क्या बोला कि अगर किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है मतलब उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि अभी आपने कहा कि साइक्लिक होने के लिए Du एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, राइट ना। हर एक साइक्लिक की जिसमें केवल एक रिंग है उसकी Du 1 होती है ना। तो अगर किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला में साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कि नहीं करना है, देखो ये हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस कंपाउंड में मैं पूछूं कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेंगे, यू विल से 0 ना, बिकॉज इसकी Du कितनी है 0। मैं पूछूं कि इस कंपाउंड में कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेंगे 0, क्योंकि इसकी Du क्या है 0। साइक्लिक होने के लिए साइक्लिक होने के लिए Du एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, यस या नो। यस यस सर। हाँ, यस साइक्लिक होने के लिए किसी कंपाउंड की Du एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। इसलिए अगर किसी कंपाउंड की Du 0 तो इसका मतलब उसमें केवल ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेंगे और केवल सिंगल बॉन्ड बनेंगे। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा कि नहीं इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। देखो और भी कुछ बातें मैं बताता हूँ आपको। देखो ध्यान से बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप किसका है C⋅OH, ये फंक्शनल ग्रुप किसका है एल्डिहाइड एल्डिहाइड। वेरी गुड। अब इस फंक्शनल ग्रुप में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, यस तो अगर इस फंक्शनल ग्रुप की मैं पूछूं इतने फंक्शनल ग्रुप की Du क्या है, यू विल से 1 ना। 0 यस अरे एक डबल बॉन्ड की एक Du होती है, अभी तो उतनी देर से हम यही तो पढ़ रहे हैं। और मैं आपसे पूछूं बच्चों कि ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, ये फंक्शनल ग्रुप किसका है कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं सुना बच्चों, एसिड। हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। C⋅OH को क्या बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। इस फंक्शनल ग्रुप में एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। यस सर तो क्या इसकी Du 1 नहीं होगी। मैं सिर्फ इतने पोर्शन बात कर रहा हूँ। अच्छा ये फंक्शनल ग्रुप किसका है बच्चों, ये वाला OH अल्कोहल एल्कोहल है। तो एल्कोहल है और इसमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो मैं पूछूंगी इसकी Du क्या होगी 0, ठीक है। और अच्छा किसी को पता है ये फंक्शनल ग्रुप किसका होता है, ओ यहाँ पर कोई एल्काइल लगा दो, मान लो CH3 लगा दिया, ये फंक्शनल ग्रुप किसका होता है ईथर। वेरी नाइस, ये फंक्शनल ग्रुप है ईथर का। बच्चों सब फंक्शनल ग्रुप हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन में से देख रहा हूँ कि आपको कितना क्या पता है।
ये ईथर है, इसमें कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है नहीं ना, तो इसकी डी यू कितनी होगी? जीरो जीरो। वेरी गुड, जीरो वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, जरा मुझे बताना है कि ये फंक्शनल ग्रुप इसका है सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर लगा दूं कोई एल्काइल ग्रुप लाइक CH3 लगा दूं, कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लो, इधर डैश छोड़ दिया, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर, ये एस्टर होता है, आपको बताया गया होगा एस्टर RC डबल बॉन्ड OR, है ना। लेकिन अभी हम आगे सब पढ़ेंगे, वही बात लिखी हुई है, इधर इधर डैश छोड़ दिया, इधर मैंने कोई R का मतलब यहाँ पे एल्काइल होता है, एल्काइल लगा दिया है। तो अभी आगे सब पढ़ेंगे, मैं तुम्हें DU के साथ बता रहा हूँ। अगर इस कंपाउंड की DU आपसे पूछी जाए तो कितनी होगी DU इसकी? 1 वन। अब सुनना, ये सारी चीज़ हमने सीखी अभी। अब मैंने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया आपको C4H10O, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि इस कंपाउंड में कितने एल्डिहाइड और कितने कीटोन्स पॉसिबल हैं। अब एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, देखो एल्डिहाइड क्या होता है बच्चों, C डबल बॉन्ड OH, और कीटोन क्या होता है C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ एल्काइल, है ना, यस या नो। यस एल्डिहाइड कीटोन में बेसिक डिफरेंस ये है बच्चों की एल्डिहाइड के वन साइड हाइड्रोजन जरूर होगा, मतलब कि C डबल बॉन्ड O के वन साइड हाइड्रोजन जरूर होगा। अगर C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड कार्बन है देन इट बिकम कीटोन्स। ओके, नाउ आई एम आस्किंग इस मॉलिक्यूल में कितने एल्डिहाइड कितने कीटोन्स हैं। अब जो अच्छे बच्चे होते हैं, एक सेकेंड, गलत, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो तो पहले उसका DU चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं बच्चों? DU। अगर मैं इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपसे पूछूं तो क्या आएगा? सभी बच्चे मुझे बताएंगे इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आएगी? जीरो वेरी गुड। क्या मैं सॉल्व करके बताऊं, क्योंकि ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट है और फॉर्मूले में डाइवेलेंट एटम की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, तो इसकी जीरो आ जाएगी। देख लो 4 + 1 - M - T 10 माइनस नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम यहाँ पे जीरो है, डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया? जीरो। अब अगर इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जीरो है बच्चों, तो बताओ इस कंपाउंड में कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकते हैं? वेरी गुड, इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर जीरो होंगे। इसमें एल्डिहाइड कितने होंगे? जीरो। अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा आपने, एल्डिहाइड होने के लिए भी DU कितने होने चाहिए एटलीस्ट? 1। इसमें कीटोन कितने होंगे? जीरो। और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर कितने होंगे? जीरो। और वैसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर होने के लिए एटलीस्ट 2 ऑक्सीजन चाहिए। कितने ऑक्सीजन चाहिए? 2, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन होते हैं, एस्टर में 2 ऑक्सीजन होते हैं, और एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल होने के लिए केवल 1 ऑक्सीजन चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर इसकी DU 1 हो जाती तो ये एल्डिहाइड ही हो जाता, उसके लिए एक शर्त और भी है कि इट शुड हैव एटलीस्ट 1 ऑक्सीजन। तो अगर ऐसा हो कि कंपाउंड में कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो और उसकी DU जीरो है, तो बताओ उसमें किसके बनने के चांस है हमेशा? वेरी गुड, ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन जब पहले दिन से आपके होगी ना ऑर्गेनिक के पास, तब आपको लगे कि हाँ ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक में IUPAC कल से भी तो IUPAC करने लगेंगे हम लोग, तो वो खूब सारे IUPAC नेम करेंगे। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ना कि मॉलिक्यूल में ये प्रिडिक्ट करना है कि इसमें एल्डिहाइड है कि नहीं है, इसमें कीटोन है कि नहीं है, इसमें एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है। और फिर देखना जब आइसोमेरिज्म आएगी ना बच्चों, तब आइसोमेरिज्म में इन्हीं मॉलिक्यूल को हम ड्रॉ करके देखेंगे कि कितने अल्कोहल्स हैं, कितने ईथर हैं। अभी केवल इतनी इन्फॉर्मेशन मिली हमको कि इस मॉलिक्यूल में ओनली अल्कोहल एंड ईथर बन सकता है, क्योंकि अल्कोहल और ईथर होने के लिए DU जीरो चाहिए होती है, ठीक है ना। और अगर ऑक्सीजन है तो अल्कोहल ईथर ही बनेगा।
एल्डिहाइड कीटोन के चांस खत्म हो गए, एस्टर और एसिड के चांस खत्म हो गए, तो इसलिए इसमें ओनली एल्कोहल एंड ईथर बनेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एल्कोहल्स एंड हाउ मेनी ईथर्स पॉसिबल। इसको हम आइसोमेरिज्म में सीखेंगे कि कैसे इसमें ड्रॉ करें कि कितने एल्कोहल्स हैं और कितने ईथर हैं। हर मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना सीखेंगे, चाहे जितना बड़ा मॉलिक्यूल हो। अच्छा, कभी कभी डीयू में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि 3-4 रिंग बना देंगे, तो अगर आपको दिक्कत आए तो आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लो, और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के बाद फिर उसमें नंबर ऑफ H2 ऐड करके देख लो कि कैसे वो CnH2n+2 को बिलोंग कर रहा है। क्योंकि 2 रिंग तक तो ठीक है, 2 से ज़्यादा रिंग के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला ही निकालना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी रिंग पता नहीं चलती हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस कंपाउंड की DU अभी आप लोगों ने 2 बताई थी, और अगर मैं पूछूं इसकी DU क्या है तो बता दोगे आप लोग? 4 हाँ बिल्कुल। तो 2 रिंग तक तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं होती है, और इतना कुछ पूछा भी जाता है, लेकिन कभी पूछ ले 2 रिंग से आगे तो आप डायरेक्टली। अच्छा चलो, ये मैंने लिख दिया। अब जरा मुझे सभी बच्चे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, कितना क्या आएगा इस स्ट्रक्चर का। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस स्ट्रक्चर? C10H60। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मुझे याद नहीं है, ये आप ही लोग बताओगे। C10H14। इस कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 3। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और होगा। 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन और होगा। यहाँ पर 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर 3 बॉन्ड हो गए, एक इधर और 2, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर बच्चों 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये आएगा। अच्छा, कार्बन तो दिख जाएंगे आराम से ना, कार्बन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। C10H14। क्या सभी बच्चों का यही आंसर है? यस यस सर। हाँ, C10H14 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और चेक कर लो, अगर C10 का हाइड्रोकार्बन बनाना है बच्चों तो क्या बनना चाहिए? CnH2n+2। इसका C10 का हाइड्रोकार्बन क्या आएगा? C10 और H20+2 कितना आएगा? ये H22 H22 ये बनेगा इसका हाइड्रोकार्बन। और इसमें अगर मैं इसमें 4 H2 जोड़ दूं, 4 H2, तो कितना क्या फार्मूला आ जाएगा? C10H22 C10H22। तो हमारा आंसर सही हुआ ना, यहाँ पे n की वैल्यू 4 आ गई ना, तो हमारा आंसर बिना फार्मूले लगाए जो हमने निकाल दिया था 4, वो सही हुआ है ना? यस हाँ, चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। जरा मुझे बताना, ये कंपाउंड है, यहाँ पे Br लगा दिया, यहाँ पे Br लगा दिया, और यहाँ पर OH लगा दिया, और यहाँ पर CH2 CH2 और CH3 हो गया। बताओ इस कंपाउंड की DU कितनी है? 4। कोई मतलब ही नहीं कि कितनी बड़ी चेन है क्या है, आपको तो केवल साइक्लिक देखना है और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखने हैं। नहीं समझ आया क्या? 4 इसकी DU सब लोग एग्री है ना? यस हाँ, कोई बड़े स्ट्रक्चर से कोई मतलब ही नहीं है, DU इसकी 4 है। सही बच्चों, क्लियर है? यस या नो? यस ओके, नाउ टेल मी अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये कर दूं, OH यहाँ पर CHO, ठीक है, और यहाँ पर हमने लगा दिया CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3। बताओ जरा इस कंपाउंड की DU क्या है? 6 वेरी गुड, क्योंकि CHO जो है वहां पे डबल बॉन्ड O होता है ना। यस
तो 4 तो रिंग की हो गई और एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ओ, तो इसकी DU6 हो गई। सही बच्चे, एग्री है? ओके, नाउ टेल मी, एक क्वेश्चन है कि अगर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H8O, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H8O, आई एम आस्किंग कि क्या इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बेंजीन रिंग पॉसिबल है? चेक कर लो, क्या इसमें बेंजीन रिंग पॉसिबल है? यस सर। Yes, sir. यस सर। पॉसिबल है। इसकी इस Yes, मॉलिक्यूल sir. इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की DU क्या है? 4. अच्छा, इसकी DU 5 होती तो बेंजीन पॉसिबल ना होती क्या? होती सर। होती। हाँ, तो आपके पास लैंग्वेज क्या बनी यहाँ पर कि अगर किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बेंजीन अगर होना है तो उसकी DU एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? 4. कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ इसमें कितनी बेंजीन रिंग पॉसिबल है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, तो आपका जवाब जो है पहले तो आप DU चेक करोगे, अगर DU उसकी 4 से कम आ रही तो आंसर सीधा 0 लिख दोगे। ठीक है। देखो, इसकी DU6 थी, इसमें बेंजीन रिंग तो पॉसिबल है ना, बेंजीन रिंग बन गई, उसके बाद अदर स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग।